इकोनॉमी में गर्व के साथ हिंदुस्तान खड़ा होगा दोस्तों। थर्ड टर्म टॉप 3 इकोनॉमी पे पहुंच के रहेगा भारत। और ये वो विश्वास दिलाऊंगा कि 2024 के बाद हमारे तीसरे टर्म में देश की विकास यात्रा और तेजी से बढ़ेगी। गया जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है, वो आपको दिख रहा है। बात तो वो भी कमात है, महंगाई डायन खाए जाता है। आज ये गाना देश की एक बड़ी आबादी के कान में रोजाना गूंजता है। ये फजूल की बातें नहीं करते, वो जनता का ध्यान भटकाने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन के शिगुफे नहीं छोड़ते। वो जनता का ध्यान भटकाने के लिए भारत देश का नाम बदलने की, इंडिया से भारत करने की गुहार नहीं लगाते। अरविंद केजरीवाल जी देश के मुद्दे, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, किसानों पर हो रहे अत्याचार हो, इन मुद्दों के बारे में बात करते हैं। इसका सलूशन, इसका हल जनता नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम 2024 के महाभारत में। क्योंकि अभी देखा जाए यहाँ पर देश भर में सियासी सरगर्मियां तेज हैं आगामी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए, और इन्हीं लोकसभा चुनाव के चलते 26 राजनीतिक दल एकजुट हुए हैं। इनका कहना साफ तौर पर है कि कैसे भी करके केंद्र से सत्ता से भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। और ऐसे में देखा जाए सवाल बार बार यही खड़े होते हैं कि आखिरकार देश के प्रधानमंत्री इस बार पीएम मोदी नहीं तो आखिरकार कौन होगा। क्या वाकई में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, या फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस पद पर नजर आने चाहिए, या फिर यूं कहा जाए कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब प्रधानमंत्री होने चाहिए, या फिर जिस तरह से यहां पर बात कही गई कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। इतना ही नहीं, यहां पर महाराष्ट्र की सियासत में चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार का नाम भी चर्चा में आ गया। और आज उन्हीं शरद पवार की अध्यक्षता में इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई है। तो ऐसे में देखा जाए सीट शेयरिंग को लेकर दावे किए गए हैं, और साथ ही साथ यहां पर देखा जाए इससे पहले आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने बात कही है अपने ही नेता अरविंद केजरीवाल को लेकर। तो सवाल यहां पर रहेंगे हमारी सहयोगी प्रज्ञा से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। देश का अगला प्रधानमंत्री आखिरकार कैसा होना चाहिए? अगर पीएम मोदी को लोग आज भी स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, 9 साल का कार्यकाल उनका हो चुका है, आज भी उन्हें स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, उनके चलते देश भर में देखा जाए कई बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। लेकिन देखा जाए हर एक सरकार के अगर पॉजिटिव पहलू हैं तो नेगेटिव भी देखने को मिले हैं। तो प्रज्ञा, आपको क्या लगता है, क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस पद पर बिल्कुल भी सटीक नहीं बैठे हैं? देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, जिस तरीके से अभी आपने ही कहा कि हर सरकार ने अपने कार्यकाल में कुछ अच्छे काम किए हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ नाकामियां भी हाथ लगी है, आलोचना का भी सामना करना पड़ा है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले जो पार्टियां सत्ता में थी उन्होंने उनके हाथ कोई नाकामी नहीं आई है। यहाँ पर अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने कई बड़े काम किए हैं, कई कह सकते हैं कि कई योजनाएं वो लेकर के आए जिससे फायदा हुआ, देश आगे बढ़ा। लेकिन कई ऐसी योजनाओं के चलते सरकार को आलोचना का सामना भी करना पड़ा। अब यहाँ पर अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी को आखिरकार क्यों प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं देखना चाहती है जनता, तो देखिए इसके कई बड़े कारण हैं। यहाँ पर अगर बात करें जिस तरीके से धीरे धीरे देश की इकोनॉमी जो है वो कमजोर होती जा रही है। यहाँ पर अगर बात करें बेटियों की सुरक्षा को लेकर के जो तमाम दावे यहाँ पर ये सरकार करती हुई नजर आई, वो दावे कहीं ना कहीं फीके पड़ रहे हैं। महंगाई हो, रोजगार हो, ये तमाम जो मुद्दे कहीं ना कहीं इस सरकार के एजेंडे हुआ करते थे, बीजेपी के एजेंडे हुआ करते थे, उन पर पूरी तरह से ये पार्टी फेल नजर आ रही है। यहाँ पर अगर बात करें महंगाई को लेकर, ये पार्टी दावा करती थी कि जब सत्ता में आएगी तो महंगाई जो है वो कम हो जाएगी, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा रोजगार दिया जाएगा। लेकिन इस वक्त आप भी
देख रहे हैं कि बेरोजगारी और महंगाई यहाँ पर अगर बात करें 2 गुना नहीं बल्कि 4 गुना तेजी से बढ़ती हुई नजर आई। 9 साल के कार्यकाल में महंगाई बेरोजगारी दोनों बढ़ी है। शिक्षा की अगर बात करें तो इस वक्त शिक्षा दर जो है वो कहीं ना कहीं घटती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि महंगाई के चलते कहीं ना कहीं लोग अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। सरकारी स्कूलों की तरफ भागते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट जो स्कूल्स हैं उनमें पढ़ाना मुश्किल है। अब यहाँ पर अगर बात करें जिस तरीके से कि और क्या ऐसी बड़ी वजह है कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं देखना चाहती है, तो देखिए मणिपुर हिंसा का मुद्दा जो अभी लेटेस्ट है, जिससे लेकर के सरकार को काफी ज्यादा घेरा गया। उससे पहले यहाँ पर किसान आंदोलन को लेकर के काफी ज्यादा घेरा गया, और अब जिस तरीके से तमाम बातें कही जा रही है कि इस सरकार की जो सबसे बड़ी कमी बताई जा रही है कि समय पर फैसला नहीं लिया जाता, चाहे किसान आंदोलन हो, मणिपुर हिंसा हो, या फिर यहाँ पर महंगाई को लेकर के बात हो। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बीजेपी इस वक्त आलोचना का सामना कर रही है। और ना केवल बीजेपी, यहाँ पर अगर बात करें तो पूरी की पूरी एनडीए जो है अब उस पर सवाल उठ रहे हैं। और जिस तरीके से अभी एक जो 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हो रही है, इसे भी साफ तौर पर कहा जा रहा है कि एनडीए साफ तौर पर समझ चुकी है कि विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं और ज्यादा मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है, और इसीलिए 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कही जा रही है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस वक्त बीजेपी के पास वो पर्याप्त आंकड़ा है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन हो पाए। अभी फिलहाल जिस तरीके से प्रज्ञा ने अपनी बात रखी है, लेकिन दूसरी ही तरफ यहाँ पर रुख किया जाए विपक्ष की तरफ, तो विपक्ष क्या कुछ कहता है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं कि बाकी के तमाम दिग्गज नेता, विपक्षी गठबंधन आखिरकार क्या कुछ कहता है देश के अगले प्रधानमंत्री को लेकर। देखिए जरा। तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। यानी तीसरे टर्म में पहली 3 इकोनॉमी में गर्व के साथ हिंदुस्तान खड़ा होगा। दोस्तों, थर्ड टर्म टॉप 3 इकोनॉमी पर पहुंच के रहेगा भारत, और ये मोदी की गारंटी है। मैं देशवासियों को ये भी विश्वास दिलाऊंगा कि 2024 के बाद हमारे तीसरे टर्म में देश की विकास यात्रा। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको, वो है ही नहीं, मेरे माइंड में है ही नहीं, गया वो गया। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है, वो आपको दिख रहा है। बात नहीं समझे आप। हिंदू धर्म को पढ़ो, थोड़ा शिव जी को पढ़ो, समझ आ जाएगी बात। ऐसे मत, हैरान मत हो, हैरान मत हो। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मेरे दिमाग में है ही नहीं। राहुल गांधी बीजेपी के दिमाग में है, मेरे दिमाग में है ही नहीं। इमेज का मुझे कुछ लेना देना नहीं है, इमेज में कुछ इंटरेस्ट नहीं है। जो इमेज आप रखना चाहते हो रख दो, अच्छी रखनी है रख दो, खराब रखनी है रख दो, वो आपका है, मेरा नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। सबको खबर है। आजकल आप लोग व्यक्तिगत जीवन की ज्यादा खबरें रखते हैं, राजनीतिक। शुरू करें। शुरू करें। आप सबका आम आदमी पार्टी के आज की इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में बहुत बहुत स्वागत। मैं पहले आज जिस विषय पे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है उसके
उसके बारे में अपनी बात आम आदमी पार्टी की ओर से रखूंगा। उसके बाद आपके जो भी सवाल जवाब होंगे वो हम करेंगे। 2010 में एक पिक्चर आई थी पीपली लाइव, उसका गाना था सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जाता है। आज ये गाना देश की एक बड़ी आबादी के कान में रोजाना गूंजता है। साथियों, आज इस देश में जानलेवा महंगाई है और इस जानलेवा महंगाई के चलते दवाई से लेकर पढ़ाई तक हर चीज महंगी हो गई है। इस मोदी सरकार ने पिछले 9 सालों में 30 साल की सर्वाधिक महंगाई देने का काम और एक रिकॉर्ड कायम करने का काम भारत देश ने किया। और मुझे बताते हुए बहुत चिंता और दुख होती है, बहुत दुख होता है कि इस देश में एक अनकंट्रोल्ड इन्फ्लेशन यानी कि अनियंत्रित महंगाई के चलते देश की जो एक आम थाली होती है जिसमें दाल होती है, रोटी होती है, प्याज टमाटर होता है, पनीर होता है, वो एक आम थाली 24% महंगी हो गई है। 24% उसमें प्राइस राइज हुआ है। दूध, दही, चावल, आटा, दाल, चाय, कॉफी, इस पर तो अंग्रेजों ने भी कभी टैक्स नहीं लगाया, जो आज की प्रचंड बहुमत की भाजपा सरकार लगाए जा रही है। और इस दौर में इस घटती कमाई और बढ़ती महंगाई के दौर में जनता को अब आधार कार्ड की नहीं उधार कार्ड की आवश्यकता पड़ गई। साथियों, पिछले 9 सालों में मोदी सरकार ने टैक्स लगा लगाकर और पदार्थों को इतना महंगा कर दिया कि आज जब महीने के अंत में एक आम आदमी अपनी जेब में हाथ डालता है ये देखने के लिए कि कुछ 2-4 पैसे भी बचे कि नहीं बचे, तो उसे बहुत निराशा होती है, बहुत दुख होता है। लेकिन इस महंगाई के आलम में यदि कोई एक राज्य है जो इस महंगाई के आक्रमण से बचा हुआ है, उस राज्य का नाम है दिल्ली। और ये मैं महाभारत का एक अंश आपसे साझा करना चाहूंगा। महाभारत में एक राजा के क्या 36 गुण होने चाहिए उसका उल्लेख किया हुआ, और ये उल्लेख और ये सीख खुद पितामह भीष्म ने बाणों की मृत्यु शैया पे जब वो लेटे हुए थे, खुद युधिष्ठिर को ये 36 गुण जो राजा में होने चाहिए उसका वर्णन करते हुए युधिष्ठिर को सीख दी। उसमें एक गुण था क्रूरता का आश्रय लिए बिना अर्थ यानी धन संग्रह करना, यानी कि राजा को किसी प्रकार की क्रूरता को नहीं, यानी कि खूब टैक्स लगाकर महंगाई कर जनता से पैसे वसूल नहीं करने चाहिए। अगर वो करेगा तो वो राजधर्म का पालन नहीं कर रहा राजा। लेकिन केंद्र में बैठी भाजपा सरकार ने राजधर्म को त्याग दिया। लेकिन एक सूबे की सरकार इस देश में ऐसी है जिसने राजधर्म का पालन किया। मेरे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने राजधर्म का पालन किया और पितामह भीष्म ने जो 36 गुण बताए थे जो एक राजा में होने चाहिए, एक प्रशासन चलाने वाले व्यक्ति में होने चाहिए, वो गुण अरविंद केजरीवाल जी में नजर आते हैं। वो गुण प्रधानमंत्री मोदी या भाजपा की सरकार में नजर नहीं आते। साथियों, दिल्ली में महंगाई क्यों कम है? ऐसा क्या हो गया दिल्ली में कि देश में 6.8% महंगाई और दिल्ली में आधे से भी कम दर, यानी कि दिल्ली वालों को क्यों नहीं महंगाई छू रही जो देश के तमाम लोगों को छू रही? वो इसलिए क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने एक वेलफेयर मॉडल दिया, जिस मॉडल को मैं कहता हूं केजरीवाल महंगाई राहत मॉडल। अरविंद केजरीवाल महंगाई राहत मॉडल, जिसके तहत दिल्ली के लोगों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती, दिल्ली के लोगों को 20,000 लीटर पानी मुफ्त मिलता, दिल्ली के लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य मुफ्त मिलता है, और दिल्ली की महिलाओं को यातायात की सेवाएं मुफ्त मिलती है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा मुफ्त मिलती है। और अगर आप इसका जमा करें कितना खर्च बचता है, कितना पैसा बचता है, तो आप देखेंगे कि दिल्ली के एक औसत परिवार की लगभग महीने की बचत करीब 15-16 हजार रुपए प्रति महीना है। जहां 3-4 हजार रुपए बिजली हर महीने
बच जाती है, 1,000 रुपए का खर्च पानी पे बच जाता है, 6-7 हजार रुपए की बच्चों की फीस बच जाती है स्कूल की, 3,000 रुपए जो एक परिवार औसतन दवा दवाई पे खर्च करता है वो बच जाता है, 1,000-1,200 रुपए बस का किराया बच जाता है। ये सारी चीजें का जमा अगर आप कर लें तो आप पाएंगे कि 15-16 हजार रुपए कम से कम दिल्ली के लोगों को राहत देने का काम हर महीने अरविंद केजरीवाल जी करते हैं। और इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज है, अरविंद केजरीवाल जी बेफजूल की बातें नहीं करते। वो जनता का ध्यान भटकाने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन के शिगुफे नहीं छोड़ते। वो जनता का ध्यान भटकाने के लिए भारत देश का नाम बदलने की, इंडिया से भारत करने की गुहार नहीं लगाते। अरविंद केजरीवाल जी देश के मुद्दे, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, किसानों पर हो रहे अत्याचार हो, इन मुद्दों के बारे में बात करते हैं, इसका सल्यूशन, इसका हल जनता के बीच रखते हैं और भारत देश को नंबर 1 देश दुनिया का बनाने का सपना लेकर काम करते हैं, बेफिजूल की बातें नहीं करते। और जिस चीज को, हमारी जिस स्कीम्स के चलते आज दिल्ली में सबसे कम महंगाई है देश भर में, सबसे कम महंगाई देश भर में अगर अरविंद केजरीवाल जी के दिल्ली में है तो वो इसलिए है क्योंकि वेलफेयर स्कीम्स अरविंद केजरीवाल जी ने शुरू करी, जिसे भाजपा के लोग रेवड़ी कहते हैं अरविंद केजरीवाल जी रेवड़ी बांटते हैं। मैं भाजपा के लोगों को कहना चाहूंगा कि ये रेवड़ी नहीं, ये प्रीपेड सेवाएं हैं। प्रीपेड कैसे? इन सारी सेवाओं के लिए आप टैक्स भरते हैं, गरीब से गरीब आदमी भी आज इस देश में टैक्स भरता है। जीएसटी लगा कर हर वस्तु पे आज आपको टैक्स भरना पड़ता है। वो टैक्स कहां जाता है? सरकारों के खजानों में जाता है। कुछ सरकारें हैं इस देश में जो वो पैसा आपका लूट लेती हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की और आम आदमी पार्टी की सरकारें हैं इस देश में जो आप ही का पैसा इन सेवाओं के माध्यम से आपको वापस देती है। इसीलिए जब कोई भाजपा का नेता आपको कहे कि रेवड़ी लेते हो, सरकारें तुम्हें रेवड़ी देती हैं, तो बोलना ये रेवड़ी नहीं, ये प्रीपेड सेवाएं हैं, इसके लिए पैसा हम भरते हैं टैक्स के माध्यम से। मोड में ये भी लगातार कहती है कि इस अलायंस का कोई चेहरा नहीं है। अभी लल्लन सिंह ने नाम लिया कि नीतीश कुमार चेहरा होना चाहिए, राहुल गांधी के लिए भी पीछे से बैकिंग आ रही है, जब कांग्रेस पार्टी कह रही है, लालू कह रहे हैं, तो ये एक बड़ा सवाल है जिसमें लगातार अटैक अलायंस पे होता है। आप चलिए, हमारे पास तो बहुत चेहरे हैं, हमारे पास तो बड़े सफल एबल एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं जिन्होंने बड़े सफल प्रशासन चलाए। क्या भाजपा में कोई है जो खड़ा होकर कह सकता है कि मैं चाहता हूं कि नितिन गडकरी प्रधानमंत्री बने? या भाजपा में कोई है जो ये कहे कि मैं चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ 2024 में भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हों? भाजपा में कोई ऐसी हिमाकत नहीं कर सकता। देखिए, सब लोग एकजुट हो जाएंगे तो नेता बनेंगे, जो भी बनेंगे काम करेंगे और देश के हित में काम करेंगे। और एक चीज हम बता देते हैं, अपने बारे में बता देते हैं, हमको नहीं बनना है, ये अच्छी तरह जान लीजिए। हम सबको खाली एकजुट करने में लगे, अपने लिए हमको नहीं कुछ चाहिए, हम देश के हित में काम करेंगे और बाकी सब लोग होंगे, दूसरे लोग होंगे, सब बैठ करके तय करेंगे। जैसा कि आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को लेकर बातें रखी गई, राहुल गांधी को लेकर बातें रखी गई, लेकिन यहाँ पर सवाल आखिरी यहाँ पर ये रहेगा, क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल को अगर विपक्षी दलों की तरफ से आगे किया जाए, क्या विपक्षी दल वाकई में उनके लिए तैयार होगा? अगर तैयार हो भी जाता है तो क्या अरविंद केजरीवाल वाकई में देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर यहाँ पर देखे जाएंगे और क्या जनता यहाँ पर उन्हें स्वीकार कर पाएगी या फिर नहीं? देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को लेकर के आपने कहा कि क्या जनता उन्हें स्वीकार करेगी या नहीं, तो देखिए, एक नई पार्टी होने के तौर पर अगर देश की राजधानी में अभी तक आम आदमी पार्टी सरवाइव कर रही है तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की वजह से ही कर रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने जितने कम समय में अपनी पार्टी को मजबूत किया है और जिस तरीके से लगातार वो और राज्यों में अपनी पकड़ को मजबूत कर रहे हैं, तो हाँ बिल्कुल, और अरविंद केजरीवाल की जो योजनाएं हैं वो कहीं ना कहीं जनता को पसंद आ रही हैं और इसीलिए बार बार उन्हें मौका दिया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के तौर पर भी जनता उन्हें पसंद करेगी।
तो अब ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि आखिरकार 24 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि सर्वे रिपोर्ट्स जो सामने आए हैं उनमें बीजेपी की ही जीत नजर आ रही है। ऐसे में देखना यहाँ पर दिलचस्प होगा क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की जीत इस बार फिर से होगी, या फिर राहुल गांधी जो कहते हैं कि इंडिया गठबंधन की जीत पक्की है। देखते हैं कि आखिरकार इंडिया गठबंधन जीतता है, प्रधानमंत्री कौन बनता है, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। लेकिन आप क्या कुछ कहते हैं कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय रख सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।